भूपेश बघेल जी का फोन था और भूपेश ने पूछा कि महाराज सब ठीक है। मैंने कहा भूपेश भाई सब ठीक है, कोई कैसे क्या बात है? कि नहीं ऐसा कुछ सुन रहे थे, कोई फायरिंग वायरिंग हुई है क्या? महेंद्र कर्मा जी के लड़के वहीं पर थे। मैंने उनको कहा कि कार्यक्रम को रोकना है। मुझे जो लगा मैंने तत्काल निर्णय लिया कि ऐसी घटना हो गई है। तब तक जो पुलिस वाले थे वो आए, एसआई, वो हम लोग के यहाँ भी अंबिकापुर में भी पदस्थ थे। तो आए और उनने बोला बाबा यहाँ से निकलना चाहिए। एक तरह से मेरे को क्लियर हो गया कि ये कोई नक्सली सामान्य हमला नहीं था, ये टारगेटेड मामला था। मैंने कभी नहीं सुना किसी नक्सली हिंसा की घटना में कि नाम से पूछा जा रहा है कि आप कौन। वो रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के पीछे कौन सा उद्देश्य था जो सिद्ध होता होगा? वो रिपोर्ट सदन में नहीं रखी गई, कोई भी प्रक्रिया उसकी आज तक बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर उस रिपोर्ट में था क्या? कई लोगों से पूछ रहे थे कि तुम नंद कुमार पटेल हो क्या? तो नंद कुमार पटेल जी सफारी सूट पहना करते थे। तो जो सफारी सूट में ऐसे दिख रहे थे, 3-4 लोगों ने मुझे बताया अस्पताल में, और लोगों ने जिस तरह से बताया, और ये भी लोगों ने कहा कि जब नक्सलियों ने हमको एक जगह ले जाके बैठाया, मैंने कहा मारपीट किया, कुछ किया आप लोगों के साथ है कि नहीं? किसी के साथ कुछ नहीं किया। झीरम घाटी की तरफ से उन्होंने कहा कि बस हमने आपको क्रॉस किया है, और बमुश्किल 5 मिनट में एक ब्लास्ट हुआ। जैसे ही ब्लास्ट हुआ हमने गाड़ी रोकी और घुमाई, तेजी से घुमाई, और घुमा के जब हम जाने लगे तो हमारे ऊपर फायरिंग हुई, और उस फायरिंग में गाड़ी के चक्के भी बर्स्ट हो गए। और 2013 से 2018 के बीच भूपेश बघेल जो उस समय पीसीसी चीफ बने, उन्होंने लगातार कहा मेरे जेब में सबूत है, मैं जानता हूं कि झीरम किसने कराया। मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, रुमाल बांधा हुआ था, लाल आंख एकदम। देख बस मैंने देखा भर और नजर नहीं मिलाई क्योंकि क्षेत्र संवेदनशील था। फिर आगे बढ़ गए और घाटी हम लोगों ने पार की। आगे जो थाना क्षेत्र आता है वहां पर अब एक ब्लॉकेड मिला। 4 आदमी बैठे हुए थे, 3 या 4 पुलिसकर्मी बैठे हुए थे, रोड में एक आदमी नहीं था। जब यहाँ पर हम लोग पहुंचे तो वहां पर 4 आदमी जैसे बैरिकेड लगाते हैं, कच्चा बैरिकेड लगाते हैं, ये ट्रैफिक वाला जो रहता है, उसको लगा के वो बैठे थे। तो हम लोग की गाड़ी जब आई तो प्रोटोकॉल था, गनमैन साथ में थे, राजेश पैकरा जी। वो आमतौर पे उन लोग का तरीका है कि वो माइक दिखा देते हैं अपना, तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति जिनको प्रोटोकॉल मिला हुआ है वो है। उन्होंने गाड़ी हटा, रास्ता खोल दिया और हम लोग आगे बढ़ गए। यहाँ से सभा स्थल के लिए जैसे आगे बढ़ रहे थे, मेरे पास एक फोन आया। हम लोग के सिनेमा हॉल अलकनंदा सिनेमा उस समय चालू उस समय तो नहीं था, लेकिन उसके जो मैनेजर थे शेखर, उनका फोन आया और वो कवरेज कटता जाता है, कवरेज का अच्छा क्षेत्र नहीं था, कि बाबा सब ठीक है? मैंने कहा सब ठीक है। मेरे को बात समझ में नहीं आई, शेखर ऐसे फोन नहीं करते हैं, लेकिन केवल ये फोन करके पूछा कि सब ठीक है? मैंने कहा सब ठीक है। कोई आगे बढ़े तो जहां सभा स्थल होनी थी वहां हम लोग पहुंचे, और सभा स्थल में 3-4 हजार आदमी आ चुके थे। गाड़ी में मैं बैठा हुआ था, तब तक फोन आया। फोन भूपेश भाई का था, भूपेश बघेल जी का फोन था, और भूपेश ने पूछा कि महाराज सब ठीक है? मैंने कहा भूपेश भाई सब ठीक है, कोई कैसे क्या बात है? कि नहीं ऐसा कुछ सुन रहे थे, कोई फायरिंग वायरिंग हुई है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी उधर ही से आ रहा हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था, मेरी जानकारी में तो नहीं है, मैं पता करके आपको बताता हूँ। और वहीं से बैठ के पता करने की कोशिश की, और उसी बीच में एक सूचना मिली कि घायल अवस्था में, बल्कि मृत अवस्था में, हमारे बस्तर के जो व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे वो अस्पताल पहुंच गए हैं, और ऐसी खबर आई कि ऐसा हादसा हो गया है। तब फिर मैंने कंफर्म किया कि हाँ, ये लगता है कि कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ कुछ हो गया है। एक तरफ मैंने महेंद्र कर्मा जी के लड़के वहीं पर थे, मैंने उनको कहा कि कार्यक्रम को रोकना है। मुझे जो लगा मैंने तत्काल निर्णय लिया कि ऐसी घटना हो गई है, ये भी ना कहें कि ऐसी घटना हो गई है, लेकिन किन्हीं कारणों से कार्यक्रम को हम लोग स्थगित कर रहे हैं। तो वो मंच में गए, मैं भी मंच पे गया। गोड़ी में उनने बोला
और लोगों को ये हुआ कि कार्यक्रम स्थगित हो गया है, तो अपने ट्रैक्टर गाड़ियों में जैसे लोग आए थे धीरे धीरे जाने लगे। मंच से उतर के आके फिर गाड़ी में बैठ गए। वहां से मैंने फोन भी लगाया। उमेश के भाई जो दिनेश उस समय साथ में थे यात्रा में, जो शहीद हुए, उनके जी। नंबर पे मैंने फोन लगाया। मैं कहा पता तो करें क्या बात है। 2 बार घंटी भी गई, फोन नहीं उठाया उन्होंने, कोई जवाब नहीं मिला, और उसके बाद लगाया तो फोन की घंटी भी नहीं बजी। तो ये तब तक जो पुलिस वाले थे वो आए, एसआई, वो हम लोग के यहाँ भी अंबिकापुर में भी पदस्थ थे, तो आए और उनने बोला बाबा यहाँ से निकलना चाहिए, आप भी, वो कार्यक्रम तो स्थगित हो गया है, आप भी निकल जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं निकलता हूँ। मैं गया, पैलेस में रुका था, वहाँ गया, वहाँ से जानकारी लेता रहा, और तब तक ये समझ में आ गया था कि घटना घटित हो गई है, कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। धीरे धीरे एक के बाद एक घायल लोग अस्पताल में आने लगे। इस दरमियान मेरे मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई, तो मैं चार्जिंग के लिए चला गया, चार्जिंग करके फिर बैटरी चालू की। भोपाल से मेरे घर से ब्रदर का फ़ोन आया, छोटे बाबा का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि क्या हो गया है, ऐसा कुछ हो गया है, प्लेन भेज देते हैं, वहाँ से आ जाओ। तो मैंने कहा कि अब मैं अकेला एक तरह से सीनियर बच गया था, बाकी तो एक के बाद एक हादसे में जो शरीक थे उन लोग अस्पताल पहुँच रहे थे। मैंने कहा नहीं, यहाँ सब ठीक है, मैं रुकता हूँ, मैं रुकूंगा, क्योंकि कोई है नहीं यहाँ, मैं जी। रुकूंगा यहाँ कोऑर्डिनेट करना, अस्पताल में देखना इत्यादि। मैं जा रहा था अस्पताल में, जो लोग आ रहे थे उनसे बात कर रहा था। शुरू में तो घायल अवस्था में थे, तो स्वाभाविक है कि उस समय बात करना भी उचित नहीं था। पहले तो इलाज में कैसा है, किसी को छर्रे लगे हुए हैं, किसी को गोली लगी है, किसी को चोट लगी है, तो ये सारा सिलसिला रात भर चलता रहा। और उस दरमियान की 2 प्रमुख बातें अगर आप कहें, आपने कहा कि कुछ बताएं डिटेल में। एक लड़का वहीं अस्पताल में, यंग लड़का था, यूथ कांग्रेस का लड़का था। तब तक जो इनिशियल शॉक था जिसमें लोग स्तब्ध थे, उस स्थिति से निकल गए थे। चोट लगी थी, वो तकलीफ में थे, कि जिनसे बात कर सकता था मैं बात कर रहा था, और लोगों ने बताया कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, किसी ने कुछ बताया। फूलो जी को चोट लगी थी, उनसे बात किया, और लोग थे उनसे बात किया। 8-10 लोगों से बात करने में समझ में आ गया था कि घटना तो गंभीर घटना घट चुकी है। और ये लड़का आके मेरे को बोलता है कि मेरे से पूछा कि तुम दिनेश हो क्या, दिनेश पटेल हो क्या। यानी ये एक तरह से मेरे को क्लियर हो गया कि ये कोई नक्सली सामान्य हमला नहीं था, ये टारगेटेड मामला था। मैंने कभी नहीं सुना किसी नक्सली हिंसा की घटना में कि नाम से पूछा जा रहा है कि आप कौन। जब हाईवे में या कहीं इस प्रकार की फायरिंग या इत्यादि होती है, अटैक होता है, कोई टारगेट नहीं होता है। उन्होंने बोला है बंद है, और बंद को तोड़ के आप जा रहे हो तो फायरिंग हो जाती है, कोई और है तो फायरिंग हो जाती है। नामजद मैंने पहली बार अपने जीवन में नक्सली घटनाओं के संदर्भ में पहली बार सुना कि ऐसे काफिले पे जहां अटैक हुआ वहां नाम पूछा जा रहा था। और इस लड़के ने जो बताया, उसके पहले मेरे को 3-4 लोग बोल चुके थे। एक तो ठाकुर हैं, अभी पीसीसी के, वो भी पदाधिकारी हैं, उनने भी पूछा, उनसे भी मैंने बात की तो पूछा, उनने बताया कि कई लोगों से पूछ रहे थे कि तुम नंद कुमार पटेल हो क्या। तो नंद कुमार पटेल जी सफारी सूट पहना करते थे, तो जो सफारी सूट में ऐसे दिख रहे थे, 3-4 लोगों ने मुझे बताया अस्पताल में, जिनको कम चोट लगी थी, कि हमसे भी पूछा कि न तुम नंद कुमार पटेल हो क्या, और कैसा हुआ, क्या हुआ घटना। तो कहे कि ऐसा ऐसा हुआ, फायरिंग हुई, अनाधुंध फायरिंग हुई, कुछ समय तक फायरिंग चलती गई, 45 मिनट 1 घंटा, जिसको जो स्मरण आया उनने उतना समय बताया। कोई घड़ी देख के मुझे नहीं लगता है किसी ने बोला होगा, पर किसी ने कहा 1 घंटा, किसी ने कहा 45 मिनट, अनाधुंध गोलियां चलती रहीं। और फिर अंततः फूलो जी को बोला गया कि आप महिला हैं, आप आगे आके बोलो तो शायद वो फायरिंग रोकें। तो वो उठी और हाथ वाथ दिया, तो फायरिंग शायद रुकी। और उसके पीछे फिर बाद में महेंद्र कर्मा जी निकले। ये जो सिलसिला चला,
और लोगों ने जिस तरह से बताया, और ये भी लोगों ने कहा कि जब नक्सलियों ने हमको एक जगह ले जाके बैठाया, मैंने कहा मारपीट किया, कुछ किया आप लोगों के साथ, है कि नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं किया, किसी के साथ एक हाथ भी नहीं किसी ने उठाया, या तो किसी को पानी पूछा या किसी को कुछ किया, और जब निकलना था तो सब गायब भी हो गए। और इसी दरमियान ये भी बात समझ में आने लगी थी कि नंद कुमार पटेल जी को अलग से कहीं ले गए, गोली वोली चलने की बात सुनने में आई कि गोली चली अंदर अलग से, पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कोई बताने की स्थिति में नहीं था। फूलो जी के माध्यम से ये पता चला कि महेंद्र कर्मा भी शहीद हो गए, क्योंकि वो भी जब निकले ये 4 लोगों को उन्होंने बताया कि एक साथ लेटाया जमीन पे नक्सलियों ने, फूलो देवी जी को, महेंद्र कर्मा जी को, 2 लोगों को और वहां उनको बर्बरता पूर्वक उनकी हत्या की गई, महेंद्र कर्मा जी की। इसमें मैं, क्योंकि आप बहुत विस्तार से पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, मैं ये भी जोड़ दूं, जी। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति जो नक्सलियों के पास पहुंच गए थे, उनको भी वैसे ही करके बोला था कि सिर नीचे करके, मुंह नीचे करके लेट जाओ जमीन में, हाथ बांध लो सिर के पीछे और लेट जाओ। तो वहाँ वॉकी टॉकी से जो बात कर रहे थे, जो भी नक्सली थे, कमांडर थे, या जो भी उनके इसी लीडरी टाइप रहे होंगे, बातचीत से जो समझ में आया, वो बात आई कि वो महेंद्र कर्मा भी हैं, वो महेंद्र कर्मा भी, ये मेरे को समझ में आया उनकी बात से कि उन लोगों को ये नहीं था कि महेंद्र कर्मा भी इसी में। ये जो बात आती है कि महेंद्र कर्मा के ऊपर अटैक होता है और ये है, तो वो उनको वहाँ उस व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति ने जो मुझे बताया, जो उनके गिरफ्त में आ गया था, कि वॉकी टॉकी से ऐसी बात हो रही थी। अच्छा मैं बताता हूँ, ये सिलसिला चल रहा था। उस दरमियान बीच में देवेंद्र यादव जो अभी अपने विधायक हैं, भिलाई से विधायक हैं, उनके भाई भी उसी में थे, वो थाने में फंस गए थे, रुक गए थे वहाँ थाने में, वहाँ से बात कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, आप लोग आगे मत बढ़ो, वहीं आप लोग रहो, और जो भी हैं उनको ले जाके थाने में आप बोल दो कि थाने में जाएं, अंदर चले जाएं, थाने में जाके बैठे, बाहर कोई मत रहे, बाहर कोई मत निकले। ये छोटे में अगर कहें तो घटनाक्रम है, और ये जो वाकया है आज भी मेरे मानस में एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ। और एनआईए का जब गठन हुआ जी, मुझे ये था कि मुझे तो बुलाया ही जाएगा एक गवाह बतौर, कि ये तो कार्यक्रम के संयोजक थे और उसी रास्ते से होके गए थे, तो इनको तो बुलाया ही जाएगा, ऐसा मेरे को था कि जो गवाह होंगे उसमें मेरा नाम जरूर होगा। पूछताछ के लिए तो बुलाएगी ही, कमीशन बना है तो पूछताछ के लिए जो संयोजक थे कार्यक्रम के, उनको तो बुलाया ही जाएगा कि क्या कार्यक्रम था, कैसे आप गए, आपने सिक्योरिटी के लिए अपना क्या प्रबंधन किया था, क्या आपको कुछ जानकारी है, क्या घटना, उसी रास्ते से तो हम लोग बीते थे। लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। जब मैंने देखा कि महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना भी शायद मेरे को अब अच्छे से याद नहीं है, जब ये समय बीत गया, तो मैंने अपने से पेशकश की कि मैं जाके मैं अपना बयान दर्ज कराना चाहता हूँ। तो मैं गया जगदलपुर, कमीशन के सामने उपस्थित हुआ, जो बातें आपको बता रहा हूँ ये बातें उनके समक्ष मैंने बताई। मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है, मेरा बयान उसमें दर्ज है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ये सारी बातें जो कमीशन के अध्यक्ष थे उनके समक्ष मैंने इन बातों को रखा। बाबा एक चीज बताइए मुझे। जी, बोल लीजिए, जब आप बोल ये लीजिए। घटना पूरी हो चुकी थी जी, और फिर बाद में राख लाई गई, उस समय फिर हम लोग चरणदास महंत जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, उनके साथ हम लोग आए थे झीरम घाटी के जो शहीद थे वहां पर ये जाके, और फिर कलश में राख को ले जाने का कार्यक्रम बनाया गया था कि वो राख को सब जगह पूरे छत्तीसगढ़ में श्रद्धांजलि के लिए लोग श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे। उस दरमियान जब मैं जगदलपुर गया, तो ये जो मैंने आपको बताया व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जिनकी हत्या हो गई थी, उनके घर पे मैं फिर गया कंडोलेंस देने के लिए। लोगों ने बताया कि उनकी जो हत्या हुई है उनमें
मैंने कहा चलते हैं, उनके घर में कंडोलेंस देने जाते हैं। और वहाँ जब मैं पहुँचा तो उनके साथ के जो लोग वहाँ पर थे, उनने मेरे को बताया कि आपकी गाड़ी से हमने क्रॉस किया है। यानी मैं बढ़ रहा था जगदलपुर की तरफ कार्यक्रम के लिए, केसलूर में मीटिंग होनी थी, और दरभा, मैंने आपको बताया दरभा जो थाना था, वहाँ पर बैरिकेड लगा के जो पुलिस वाले 3-4 बैठे थे, झीरम घाटी की तरफ से उनने कहा कि बस हमने आपको क्रॉस किया है, और बमुश्किल 5 मिनट में एक ब्लास्ट हुआ। जैसे ही ब्लास्ट हुआ हमने गाड़ी रोकी और घुमाई, तेजी से घुमाई, और घुमा के जब हम जाने लगे तो हमारे ऊपर फायरिंग हुई, और उस फायरिंग में गाड़ी के चक्के भी बर्स्ट हो गए। वैसे ही हम लोग चला के लाए, और इनको भी लग गई थी गोली, और एक जन और को चोट लगी थी। तो उससे मेरे को ये समय की जानकारी लगी कि मैं भी बमुश्किल घटना के 5 मिनट पहले वहां से गुजरा। तो चश्मदीद के रूप में मानिए या जिस रूप में मानिए, मुझे अगल बगल कोई और नहीं दिखा। मैंने आपको बताया वो ट्रक मुझे दिखा, मुझे वो महिला बैठी हुई दिखी, पिकअप से हाथी, छोटा हाथी जिसको हम लोग बोलते हैं चालू भाषा में, उससे कुछ लोग उतर के जा रहे थे। मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आ रहा था। और दरभा थाना में जहां हम लोग पहुंचे, और ये आप पूछ रहे हैं और मैंने दरभा की बात बताई, तो मैं एक चीज और बता देता हूँ। जी। इनिशियल कार्यक्रम में दरभा में एक मीटिंग थी। दरभा में आपको भी मालूम होगा कि बटालियन भी तैनात रहता है। हम्म। बटालियन भी दरभा में ही तैनात रहता है, और उस दिन भी तैनात था। बावजूद उसके हम लोगों को सिक्योरिटी तीसरे दिन नहीं दी, पहले 2 दिन दी। और हम लोगों को फिर सूचना मिली थी अपने साथियों की तरफ से कि मीटिंग दरभा में ना किया जाए, ऐसा संदेश है। तो हम लोगों ने बाकायदा दरभा की मीटिंग कैंसिल करके और उसको केसलूर में किया। केसलूर हो गया जगदलपुर से 10-12 किलोमीटर इधर। रेलवे पटरी आती है, रेलवे पटरी क्रॉस करके, और एक आम का बगीचा है इधर, जो बड़ी फैक्ट्री बन रही है, लोहे वाली फैक्ट्री बन रही है, उसका रास्ता, और ये जो सुकमा का रास्ता है, नेशनल हाईवे, ये जहाँ संगम है इसका, जहाँ मिलते हैं, वहीं पर आम के बगीचे में फिर केसलूर में मीटिंग हम लोगों ने तय की थी। और इसकी सारी जानकारी डीजीपी से लेके पूरे प्रबंधन को, पूरे प्रशासन को हम लोगों ने उपलब्ध करा रखी थी। ये भी जानकारी मैंने कमीशन के सामने रखी थी, ये भी हम लोगों ने उपलब्ध कराई थी। और बल्कि मेरी जानकारी के अनुसार तो पुलिस वालों को भी जब कमीशन में बुलाया गया था तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, हमको ये जानकारियां थी। तो ये है पूरे प्रबंधन की अनुपस्थिति में, और इसीलिए मेरे मन में एकदम क्लियर है कि ये षड्यंत्र था, और ये नक्सली हमला नहीं, एक हफ्ता किलिंग जिसको कहते हैं, ये अरेंज किया गया था कि नंद कुमार पटेल जी को मारना है। यानी बाबा क्लियर, एक मेरे एक दिमाग में इसमें कोई संशय नहीं। ठीक, मैं थोड़ा सा आपसे कुछ और जानना चाहूंगा। मुझे ये बताइए कि 2013 की घटना, 2013 से 2018, और 2013 से 2018 के बीच भूपेश बघेल जो उस समय पीसीसी चीफ बने, उन्होंने लगातार कहा मेरे जेब में सबूत है, मैं जानता हूं कि झीरम किसने कराया। उसके बाद सरकार बनी, और फिर भी वो 2-4 बार इस बात को कहते रहे कि मेरे जेब में सबूत है, मेरे जेब में सबूत है। आज आप बॉम्बे में हैं, लेकिन आज इसी मसले को लेके उनसे फिर सवाल जवाब हुआ है। गृह मंत्री जो प्रदेश के हैं, विजय शर्मा, वो जगदलपुर गए थे, उनसे बात हुई, उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जेब में उनके सबूत है, टटोल लेना चाहिए अभी है या नहीं। और इस पर जब रायपुर में पत्रकारों ने भूपेश जी से बात की, तो वो असहज हुए, अप्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि सत्ता है तो क्या गिरेबान में हाथ डाल दोगे। खैर, इस राजनीतिक उनके जो भी वार्ता हुई उससे इतर, जो भूपेश कहते रहे हैं कि मेरे जेब में सबूत है, मेरे जेब में सबूत है, आप तो उनके साथ लंबे सहयोगी रहे हैं। कभी उन्होंने बताया कि जेब में जो सबूत है वो सबूत क्या है? देखिए, पब्लिक लाइफ में जब हम लोग रहते हैं तो फीडबैक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमेशा आता रहता है। कौन सा कितना सही है, कौन सा कितना सही नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे मैंने कहा कि केसलूर में मीटिंग मत करिए, हम लोग को खबर रही, सॉरी, दरभा में मीटिंग मत करें, आगे मीटिंग कर दें, स्थल बदल दीजिए मीटिंग का। हम लोगों जी। ने मीटिंग बदली। ये हम लोग को तो नहीं मालूम था कि वहाँ क्या है, लेकिन हम लोग के जो संगठन के साथी रहते हैं, फील्ड में जो साथी रहते हैं, उनने जो फीडबैक दिया, तो हम लोगों ने
उस तरह से परिवर्तन किया, कार्यक्रम परिवर्तित किया। तो उनके पास भी ऐसी खबर ना हो कैसे हो सकता है? अगर वो कह रहे हैं कि उनको भी कुछ जानकारी थी तो निश्चित रूप से उनको जानकारी रही होगी। आगे तो वही बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन एक सब मैंने चश्मदीद के रूप में जिन बातों को रखा, क्या ये जो झीरम घाटी के लिए कमीशन बैठा था, उनके सामने अपनी बात रखने के बाद इस बिंदु पे कोई कार्रवाई हुई? मैंने तो व्यक्तिगत तौर पे बताया कि पुलिस तैनात नहीं थी। एक व्यक्ति रास्ते भर में तैनात नहीं था उस दिन, जबकि उसके पहले दोनों दिन भरपूर हमको व्यवस्था थी। तो पुलिस को कार्यक्रम की जानकारी नहीं है ऐसा तो है नहीं। हम लोग सर्किट हाउस में हैं, वहां पर सबको मालूम है, पूरे प्रशासन को मालूम है। जब कभी आप भी जानते हैं कि एक घटना हुई तो उसमें कांग्रेस विपक्ष में थी, एमएलएस के एक डेलीगेशन को भेजा गया कि वहां जाके घर जला दिए गए हैं, आप लोगों से मिल के आइए, पता करके आइए, तो पुलिस ने रोक दिया। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था कि करीब 26-27 आईबी की इनपुट्स शासन को अवेलेबल कराए गए थे कि दरभा घाटी क्षेत्र में कुछ न कुछ हो रहा है। ये हम लोग को नहीं मालूम था। उस समय तक हम लोग को बिल्कुल नहीं मालूम था, वरना हम लोग दूसरे प्रकार का प्रबंधन करते। लेकिन शासन को तो मालूम था। अगर इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा, क्या इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा वो आधारहीन था? जो कमीशन बैठा उसने इंडियन एक्सप्रेस वालों को बुलाया, उनको समन क्यों नहीं किया? अगर वो अपने से नहीं आए बयान देने के लिए, जैसे मैं अपने से गया, उनको समन क्यों नहीं किया गया कि भाई आपके पास कौन से ऐसे सबूत थे जो आप कह रहे थे कि शासन को पूरी जानकारी है कि 25 तारीख की घटना के पहले झीरम घाटी क्षेत्र में लगातार मूवमेंट हो रहा है नक्सलियों का, लगातार, और आपने एक व्यक्ति को तैनात नहीं किया रास्ते में और हम लोग को रोका नहीं। आपको अगर जानकारी थी और आपके पास पुलिस व्यवस्था नहीं थी तो हमको रोका क्यों नहीं आपने? नहीं, आप आगे नहीं जा सकते, खतरा है, हम व्यवस्था देने की स्थिति में नहीं है, आपको अनुमति नहीं दी जाएगी आगे जाने की। तो ये क्लियर, ये सारी बातों से ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है। और आप फिर पुरानी बातों को अगर स्मरण करें तो उस समय मेरे ख्याल से आज जो रक्षा मंत्री हैं वो गृह मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे, और उनका टीवी में एक बयान आया था कि घटना हो चुकी है। 8-1 बजे करीब उनका एक बयान आ गया था, बाद में उसका खंडन हुआ कि नहीं, अभी हमको जानकारी नहीं है। यानी शासन प्रशासन अनजान बना हुआ था, लोगों के साथ ये शेयर नहीं कर रहा था कि जो हम लोगों तक खबर आ चुकी थी, लोग इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंच रहे थे, लेकिन उन्होंने तो भी ओपन नहीं किया कि एक ये घटना हो चुकी है और नंद कुमार पटेल जी शहीद हो चुके हैं। ये उनने कह दिया था, गृह मंत्री जी ने उस समय टीवी पे कह दिया था और बाद में फिर रिट्रैक्ट किया। और उसी दिन रात को, मैं समय नहीं कह सकता, 12 बजे के आसपास मेरे पास फोन आया, अहमद पटेल जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा सर ऐसे तो ये हो गया है, कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने को सबसे बुरा मानना चाहिए कि बुरी घटना हो चुकी है। उन्होंने कहा अच्छा ये लीजिए, राहुल जी से बात करिए। तो वहीं उन लोग एयरपोर्ट में थे, रायपुर के लिए रवाना हो रहे थे, उड़ान भरने वाले थे। और फिर उनने मेरे से पूछा, मैंने कहा कि सर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ सक रहा हूँ और मेरे पास जो जानकारी आई है उसमें नंद कुमार जी अपने को मानना चाहिए कि अब अपने बीच में नहीं है। सिंघदेव साहब, थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो रहे हैं आप, क्योंकि 2013 में जबकि घटना घटी थी, यूपीए गवर्नमेंट थी सर, राजनाथ शायद किन्हीं दिगर पदों वो पे रहे हों। पीसी वो प्रदेश अध्यक्ष रहे होंगे, हो सकता है। हाँ, मतलब किसी दूसरे राजनाथ जी का सांगठनिक बयान पद। आया था। हाँ, तो जी। वो उतना मैं सुधार कर लूं, क्योंकि वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के रूप में रायपुर आए थे। वो आप बिल्कुल सर ठीक कह रहे हैं। एक ज्यादा समय न लेते हुए कुछ 2-4 सवाल और हैं बस मेरे पास, उससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। और मुझे वो ये गृह बताइए। मंत्री मैंने इसलिए कंफ्यूज कर दिया कि घटना के बाद में उमेश पटेल बहुत उद्वेलित रहते थे, हम सब उद्वेलित रहते थे, तो उनसे मिलने का समय मैंने मांगा था कि गृह मंत्री जी के आपके यहाँ मिलने आना चाहते हैं। उस समय कभी मिला नहीं। रमन सिंह जी से भी मैंने कहा था कि समय दिलवा दीजिए,
हम लोग उनसे मिलने जाना चाहते हैं। उमेश के साथ मैं रमन सिंह जी के पास गया था और मैंने रमन सिंह जी को उनके साथ जाके मैंने बातें भी रखी थी, बताई थी। जब कांग्रेस की सरकार थी, आप लोगों की सरकार थी, आप सरकार के सहभागी थे, उमेश भी उसमें थे, भूपेश मुख्यमंत्री थे। न्यायिक जांच जो प्रशांत मिश्रा जी ने रिपोर्ट सबमिट की, वो रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के पीछे कौन-सा उद्देश्य था जो सिद्ध होता होगा? वो रिपोर्ट सदन में नहीं रखी गई, कोई भी प्रक्रिया उसकी आज तक बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर उस रिपोर्ट में था क्या? आप लोगों ने कभी बात की, सार्वजनिक कभी पूछा? सार्वजनिक करना चाहिए था, निश्चित रूप से करना चाहिए था। उसमें क्या औपचारिक अड़चने हैं मुझे जानकारी नहीं है। पहले तो गवर्नर साहब ने आनाकानी उसमें की, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा करना, वैसा करना। काफी उसमें नाटक हुआ, काफी ड्रामा हुआ कि मेरे पास लाके जमा करो, सरकार को ना जमा करो। सरकार ने कमीशन बैठाई है और गवर्नर कह रहे हैं कि मेरे को लाके रिपोर्ट दो। तो बहुत सारी चीजें हुई। उसको क्यों नहीं रखा गया, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। भूपेश बेहतर उसमें बता पाएंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सिंहदेव साहब, आपने अपने इतने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया और बताया कि और आपने आखिरकार मौका दिया। मैं नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण जी, महेंद्र कर्मा जी, बाकी सभी शहीदों के प्रति इस अवसर पे अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूंगा और दुखी हूं कि जनप्रतिनिधि के रूप में सरकार का हिस्सा होने के बाद भी जो हम लोगों ने वचन लिया था कि इसकी जड़ तक पहुंचेंगे, हम लोग नहीं पहुंच पाए। एक हत्या का सिलसिला सीधे सीधे ये है, मैं कहने में मैंने कभी संकोच नहीं किया और इसकी जड़ तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। जो चाहते थे कि समय बिता दें और जांच के जरिए कोई बातें सामने आ ना सके, वो लोग सफल होते हुए दिख रहे हैं। आपकी इस बात पर बस एक आखिरी सवाल है, क्या आप ये मानते हैं सिंहदेव कि कांग्रेस की सरकार में सियासत बहुत ज़्यादा होती रही, पर जो ठोस हो सकता था, वो नहीं हुआ? ठोस की बात नहीं है। जी, मेरी जानकारी में एनआईए इसमें अड़चन बना। जब एसआईटी बनाई गई तो एसआईटी का भी अनुमति नहीं मिली काम करने की। एनआईए की रिपोर्ट को हमने मांगा कि भाई आपने तो अपना काम पूरा कर लिया है, हमको दस्तावेज दीजिए। एनआईए ने दस्तावेज नहीं दिया। आगे हमने कहा कि एनआईए ने जिन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस पे जांच की है उसमें ये षड्यंत्र का हिस्सा या पुलिस के तैनाती का हिस्सा नहीं है, तो आप खुद कर लीजिए या सीबीआई से करा लीजिए। वो नहीं होने दिया गया। तो ये जो जी, अड़चनें बनी रही, जो लोग नहीं चाहते थे कि उसकी तह तक पहुंचे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो चाहते थे कि इस विभत्स जानमारी की घटना के संदर्भ में सच्चाई ना खुले, जी। वो लोग सफल हुए होते हुए दिख रहे हैं, दुर्भाग्य से। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ सभी शहीदों को, झीरम घाटी की। बहुत-बहुत शुक्रिया सिंहदेव साहब, बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे टीएस सिंहदेव, जिनसे हम जानकारी ले रहे थे, बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि आखिरकार उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से हुआ। उन्होंने बताया कि जब वो वहाँ से निकले सुकमा से, तो सबसे पहले लखेश्वर बघेल मिले। लखेश्वर बघेल जी के बाद जब वो घाटी पे पहुँचे, जो बाद में झीरम घाटी के नाम से पहचानी गई और अब सियासत ही नहीं, अ, उस नक्सली घटना की वजह से एक स्थायी उसका एक परिचय बन चुका है। झीरम घाटी अब अनजाना नहीं है कि झीरम घाटी क्या है। उस झीरम घाटी में जब वो पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले एक ट्रक देखा। ये वही ट्रक था जिसको बाद में आड़ा कर दिया गया था और सिंहदेव चूँकि खुद ड्राइव कर रहे थे, वो बिल्कुल किनारे-किनारे से उसको बहुत तेज़ी के साथ ओवरटेक कर गए। उनको एक महिला मिली, जो थोड़ी ही दूर आगे बैठी थी, लाल साड़ी में, पीछे एक झोपड़ी टाइप की थी। ये वो जगह थी जहाँ जेसीबी से काटे जाने के निशान थे पहाड़ को। उसके बाद एक उनको बाइक सवार मिला जो जिसकी आँखें लाल थी और बहुत तेज़ी के साथ वो बगल से गुज़रा था। पूरे रास्ते भर में जबकि ये काफ़िला सुकमा गया और जबकि सुकमा से लौटा, एक भी सिपाही नहीं था, कोई जवान नहीं था। और क्या घटनाक्रम हुए, वो सारी चीज़ों के बारे में सिंहदेव ने आपको तफ़सील से बताया है। अब इस मामले में जितनी चर्चा हो गई, अलग से कुछ बताने को और कोई भूमिका रचने को कम से कम मेरे पास नहीं है, सिवाय इसके कि मैं उन घटना में जो मारे गए लोग, उनको श्रद्धांजलि दूँ और ये
प्रार्थना करूं कि अगर इसमें जरा सी भी सियासत कहीं है, कोई शामिल सियासत है, तो सियासत अपनी जगह है, मगर जांच होनी चाहिए। और अगर 11 बरस बाद भी आप जांच नहीं कर पा रहे, आप ये नहीं बता पा रहे कि षड्यंत्र था या नहीं था। बल्कि मैं आपको बताते चलूं कि कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती रही है कि एनआईए जो जांच कर रही थी, उस जांच के बिंदुओं में षड्यंत्र का मुद्दा ही शामिल नहीं था। यानी एनआईए के जांच में ये कहीं से नहीं था कि ये जो घटनाक्रम है, यह घटनाक्रम नक्सलियों के द्वारा किया तो गया, पर क्या ये घटना नक्सलियों की आड़ में कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र थी? ये जांच का हिस्सा नहीं है। खैर, जांच जो न्यायिक जांच आयोग था, जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एकल पीठ में जो वो जांच हुई थी, वो जांच आयोग की रिपोर्ट जमा हुई, राज्यपाल के यहाँ जमा हुई, जिसके बारे में सिंहदेव बता रहे थे, मैं पूछ रहा था। वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं है, जिसे लेकर सिंहदेव ने कहा है कि हाँ, वो सार्वजनिक होनी चाहिए थी। अब आज की मुलाकात में, इस खबर में यहीं तक। अब इस मसले पे कोई और मैं प्रयास वैसे कर रहा हूँ कि कुछ और चर्चा हो सके हमारी। अगर होती है तो मैं इस विषय पर फिर लौटूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।